हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। पेंडुलम मीडिया पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स 3 जुलाई 2020 के। तो फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और लोगों को भी बोलिए कि इस सेशन को ज्वाइन करें। जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना मज़ा आएगा पढ़ने में। और जिन लोगों ने हमारे चैनल पेंडुलम मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। पहली न्यूज़ है, 2 जुलाई को विश्व यूएफओ दिवस मनाया जाता है। किसी किसी जगह पर ये 2 जुलाई को मनाया जाता है और कुछ लोग इस दिन को 24 जून को मनाते हैं। और ये जो दिवस है यूएफओ यानी कि अज्ञात उड़ान वस्तुएं जैसे कि अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। तो जिन लोग ने कोई मिल गया मूवी देखी है तो उन्होंने देखा होगा यूएफओ का उसमें जिक्र होता है कि एलियन आता है, तो वहाँ से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और 24 जून को एविएटर केनेथ आर्नोल्ड ने संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बार व्यापक रूप से दिखाई देने वाली अज्ञात उड़ान वस्तु के बारे में बताया था। इसीलिए कुछ लोग इसको 24 जून को मनाते हैं इस दिन को, जबकि 2 जुलाई 1947 को रोजेवेल ने कथित रूप से यूएफओ देखा था, तो इसीलिए कुछ लोग इसको 2 जुलाई को मनाते हैं। और यूएफओ जो है ये इस शब्द का व्यापक रूप से अलौकिक अंतरिक्ष यान के लिए उपयोग किया जाता है। एक अज्ञात उड़ान वस्तु कोई भी हवाई घटना है जिसे तुरंत पहचानना या समझाया नहीं जा सकता है। ये एक फेनोमेना है और अधिकांश यूएफओ को पारंपरिक वस्तुओं या घटना के रूप में जांच पर पहचाना जाता है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व यूएफओ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 मार्च, 7 अप्रैल, 2 जुलाई और 15 अगस्त। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि 2 जुलाई। अगली न्यूज देखते हैं। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किया गया है और उनका जो कार्यकाल है वो भारत के अगले राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जो शुरू होगा। वे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं और श्री पांडे वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव भी हैं। बात करें संयुक्त राष्ट्र की तो ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है और देशों के बीच में जो मित्रतापूर्ण व्यवहार है उसको डेवलप करना है। साथ ही जो सबका सहयोग है इंटरनेशनल लेवल पर उसको सुनिश्चित करना है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। इसकी स्थापना जो है वो कब हुई थी? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि संयुक्त राष्ट्र जो है कब स्थापित किया गया था। जल्दी से कमेंट करिए। 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और इसकी कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं वो भी बताइए फटाफट से कमेंट करके। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं संयुक्त राष्ट्र की? हाँ, 6 लैंग्वेजेस हैं। कौन कौन सी हैं? अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है और कौन सी है? फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। ये 6 जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं संयुक्त राष्ट्र की। और जो वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल है संयुक्त राष्ट्र की वो कौन है? ये भी फटाफट से कमेंट करिए कि संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में सेक्रेटरी जनरल कौन है। फटाफट से कमेंट करिए कौन है? एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस यूएन सेक्रेटरी जनरल हैं वर्तमान में। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से। वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे किस संस्था में भारत के अगले राजदूत नियुक्त किए गए हैं? संयुक्त राष्ट्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन, न्यू डेवलपमेंट बैंक या विश्व बैंक? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। राजनयिक इंद्रमणि पांडे को किस संस्था में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है यानी कि संयुक्त राष्ट्र। अगली न्यूज देखते हैं। गृह मंत्रालय ने खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है और ये जो है गृह मंत्रालय ने इनको जो आतंकवादी घोषित किया है वो कौन से अधिनियम के तहत किया है? वो गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम यानी कि जिसको हम कहते हैं यूएपीए यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट
गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम, इसके तहत जो है गृह मंत्रालय ने खालिस्तान आंदोलन से जुड़े 9 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। और इसमें कौन कौन शामिल है इस लिस्ट में? इसमें बब्बर खालसा इंटरनेशनल का प्रमुख नेता वाधवा सिंह बब्बर है, पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के सरगना लखबीर सिंह हैं और खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के रंजीत सिंह आदि शामिल हैं। और पिछले साल केंद्र सरकार ने 4 और व्यक्तियों को जिनके नाम है मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी के रूप में नामित किया था। और इनको भी सेम एक्ट के अंतर्गत जो है नामित किया गया था, यूएपीए एक्ट के अंतर्गत। तो ये जो यूएपीए एक्ट है, सबसे पहले तो ये 1967 में ये लाया गया था एक्ट। और इसका जो मेजर काम है वो ये है कि जो भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हैं उनसे जुड़े हुए जो भी स्पेशल प्रोसीजर्स हैं वो सारे इस अधिनियम में दे रखे हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगस्त 2019 में इसमें संशोधन किया था यूएपीए एक्ट में। और इस संशोधन से ये प्रावधान इसमें डाला गया था कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, मतलब कि अब इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर पर्सन को टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। पहले क्या था, पहले इस एक्ट के अंतर्गत, यूएपी एक्ट के अंतर्गत सिर्फ जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया जाता था, परंतु जो इंडिविजुअल है उनको टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते थे। तो इसी के चलते अगस्त 2019 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया और जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको भी अब टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है। और आफ्टर दिस अमेंडमेंट, इस संशोधन के बाद पिछले साल केंद्र सरकार ने मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद, जकी उर रहमान लखवी और दाऊद इब्राहिम को आतंकवादी के रूप में घोषित किया था। और अब इसी एक्ट के चलते 9 और लोगों को आतंकवादी घोषित किया गया है जो खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए थे। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के संबंध में क्या सही नहीं है? ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि इससे संबंधित क्या सही नहीं है। पहली स्टेटमेंट है यह अधिनियम 1947 में लाया गया था। दूसरी स्टेटमेंट है अधिनियम को अगस्त 2019 में संशोधित करते हुए व्यक्ति विशेष को आतंकवादी घोषित करने का प्रावधान किया था। केवल एक, केवल दो, एक और दो, और इनमें से कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के संबंध में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन है, यानी कि केवल एक, क्योंकि ये जो एक्ट है, ये अधिनियम है, ये 1967 में लाया गया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और ये स्टेटमेंट सही है कि इस अधिनियम को अगस्त 2019 में संशोधित किया था, जिसमें व्यक्ति विशेष को अब आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB ने एक्सेलरेट विज्ञान योजना शुरू की है, जो कि एक अंतर मंत्रालय योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि सबसे पहले उच्च गुणवत्ता आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना है, वैज्ञानिक जनशक्ति तैयार करना है, क्योंकि कहते हैं ना साइंटिफिक माइंड्स क्रिएट करना, तो वैज्ञानिक जनशक्ति को एक तैयार करना है। साथ ही अनुसंधान में जो कैरियर है उसको डेवलप करना है और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का विकास करना है, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का विकास करना है। देश भर में क्षमता निर्माण कार्यक्रम और कार्यशाला, शोध, इंटर्नशिप के लिए एकल मंच भी उपलब्ध कराना है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है एक्सेलरेट विज्ञान। इससे जो भी साइंटिफिक रिसर्च बेस है उसको मजबूत किया जाएगा भारत में। और ये अंतर मंत्रालय योजना है और इसको विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी कि SERB ने जो है लॉन्च किया है, शुरुआत इसकी की है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने उच्च गुणवत्ता आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। आंसर्स कमेंट करते रहिए, फोकस से पढ़ाई करिए। फोर्स विज्ञान, एक्सेलरेट विज्ञान, विद्वान और विशारद। सही आंसर बताइए, इसका क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, यानी कि एक्सेलरेट विज्ञान। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है और इस दिन 1949 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान यानी कि ICAI का गठन किया गया था। और ICAI क्या है? भारत
का राष्ट्रीय लेखा निकाय है। यह सदस्यों के संदर्भ में दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा पेशेवर लेखा और वित्त निकाय है। और जो थीम थी इस वर्ष चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे की, वो थी ट्रांसफॉर्मिंग द फ्यूचर, अनेबल्ड एक्सीलेंस और ऑगमेंटिंग ट्रस्ट। इस वर्ष भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान ने 29 जून से 1 जुलाई 2020 तक आभासी राष्ट्रीय सीए शिखर सम्मेलन 2020 का भी आयोजन किया था इस दिन को मनाने के लिए। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। 1965, 1949, 1976, 1985। बताइए फटाफट से कब गठन किया गया था। सब लोग पार्टिसिपेट करिए, आपकी तैयारी और अच्छी होगी। न्यूज पढ़िए और क्वेश्चन के आंसर करिए फटाफट से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 1949। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। अमेरिका संघीय संचार आयोग ने 2 चीनी कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। और ये 2 कंपनी कौन सी हैं? हुवेई टेक्नोलॉजीज और ZTE कॉर्पोरेशन। ZTE और हुवेई, ये 2 कंपनीज हैं चाइनीज, जिनको अमेरिकी संघीय संचार ने राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है। FCC ने इन चीनी कंपनियों की व्यापार और कोविड-19 और सुरक्षा मुद्दों पर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तनाव बढ़ने के संबंध में छानबीन की है। और FCC के अध्यक्ष अजीत पै ने कहा कि इन दोनों कंपनियों का चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और चीन के सैन्य तंत्र के साथ घनिष्ठ संबंध है। तो इसी के चलते इन 2 कंपनीज को सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया गया है। और बात करें हम फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन की, यानी कि FCC की, तो ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है। ये एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स की। और इसका जो गठन है, इसको स्थापित किया गया था 1934 में। और ये जो है कंट्रोल करती है कम्युनिकेशन को यूनाइटेड स्टेट्स में, जैसे रेडियो, टेलीविजन, वायर, सैटेलाइट और केबल, इन सारे कम्युनिकेशन को कंट्रोल करती है यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, ये क्या है? फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, यानी कि अमेरिकी संघीय संचार आयोग। चलिए इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी संघीय संचार आयोग ने किस देश की 2 कंपनियों को राष्ट्रीय सुरक्षा खतरों के रूप में नामित किया है? रूस, ईरान, चीन और भारत। फटाफट से कमेंट करिए सही आंसर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि चीन। और हुवेई एक और वजह से न्यूज में थी। कुछ दिन पहले यूके ने एक D10 यानी कि डेमोक्रेसी 10 ग्रुप बनाने की बात कही थी, जिसमें इंडिया को भी शामिल करने की बात की गई थी। और ये जितनी भी कंट्रीज हैं वो एक साथ एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहती थी 5G के लिए। 5G जो भी टेक्नोलॉजीज हैं जो 5G में यूज होंगी, जो भी इक्विपमेंट्स होंगे 5G रिलेटेड, उन सब के लिए एक ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म तैयार करने की बात करी गई थी इस D10 में। और ये जो है क्यों की गई थी? क्योंकि जो हुवेई है, जो चाइना की कंपनी है, ताकि इस पे जो डिपेंडेंसी है अभी, जितने भी 4G रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, तो उन पे काफ़ी डिपेंडेंसी है। और 5G में वो डिपेंडेंसी हुवेई पे ना हो फॉर टेक्नोलॉजी वाइज या इक्विपमेंट वाइज 5G के लिए। तो उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए D10 ग्रुप को जो है यूके ने बोला था कि एक D10 ग्रुप बनाते हैं, डेमोक्रेसी 10, जिसमें इंडिया भी एक पार्ट होगा। तो चलिए हम लोग अगली न्यूज़ देखते हैं। भारत और बांग्लादेश के मध्य LPG व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और यह नई संयुक्त उद्यम कंपनी भारत सरकार की पड़ोस पहले नीति की और एक और कदम है। पड़ोस पहले यानी कि इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इस पॉलिसी की और ये एक और कदम है। और इससे पहले कल हमने पढ़ा था कि भारत और भूटान के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर एक कंसेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ था। मुझे फटाफट से उस प्रोजेक्ट का नाम बताइए, क्या था उस प्रोजेक्ट का नाम? वो था खोलोंगछू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, जो कि खोलोंगछू रिवर पर लोकेटेड है। और ये जो खोलोंगछू रिवर है ये कहाँ पर है? ये भूटान में है। तो इससे रिलेटेड एक भारत और भूटान के बीच में कंसेशनल एग्रीमेंट
साइन हुआ था। जॉइंट वेंचर कंपनी एलपीजी की स्थापना की लागत को कम करने और बांग्लादेश में उपभोक्ताओं के लिए इसे और अधिक किफायती बनाने में मदद करेगी। कंपनी बांग्लादेश से भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में एलपीजी निर्यात में विविधता लाने की भी योजना बना रही है और इससे दोनों ही कंट्रीज का काफी फायदा होगा। बांग्लादेश को भी इससे लाभ मिलेगा और साथ ही भारत को भी इससे लाभ मिलेगा। और जो आसपास के क्षेत्र हैं जो बांग्लादेश को बॉर्डर करते हैं, स्पेशली वेस्ट बंगाल, देन इधर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इन स्टेट्स को इस परियोजना से काफी लाभ मिलेगा। बांग्लादेश की बात करें तो बंगाल की खाड़ी पर भारत के पूर्व में यह एक दक्षिण एशियाई देश है। इसकी राजधानी ढाका है और मुद्रा बांग्लादेशी टका है। यहाँ की प्राइम मिनिस्टर कौन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए, कौन है यहाँ की प्राइम मिनिस्टर? शेख हसीना। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। उससे पहले इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य एलपीजी व्यवसाय के लिए 50-50 संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं? फटाफट से बताइए। म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। इंडिया एंड इट्स नेबरहुड से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इग्नोर नहीं करना है आपको ये वाला सेक्शन। फटाफट से सही आंसर कमेंट करिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बांग्लादेश। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेरठ मंडल में एक विशेष अभियान शुरू किया है और इसके अंतर्गत मेरठ मंडल के सभी जिलों में डोर टू डोर मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए एक ये विशेष अभियान है। इसमें वो जिले शामिल हैं जिसमें बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं और जल्द ही जो ये कैंपेन है इसको बाकी जगहों पर भी स्टार्ट किया जाएगा, जो उत्तर प्रदेश के अनदर जिले हैं उसमें भी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार गाजियाबाद जिले में कोविड-19 के परीक्षण के संवर्धन के लिए एक बड़ी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने की भी योजना बना रही है। और इस मेरठ मंडल में कौन कौन से जिले शामिल हैं? मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़। तो ये मेरठ मंडल जो है ये डोर टू डोर जाकर मेडिकल स्क्रीनिंग करेंगे कोविड-19 के लिए, क्योंकि इन जिलों में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव केस पाए जा रहे हैं। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का एक विशेष अभियान है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। मेरठ मंडल में इनमें से कौन सा जिला शामिल नहीं है? ध्यान से पढ़िए कि इसमें कौन सा शामिल नहीं है वो आपको बताना है। बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, सहारनपुर। फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि सहारनपुर। बागपत, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ ये सब इसमें शामिल है और सहारनपुर शामिल नहीं है। चलिए हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। केरल सरकार ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है और इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य यही है कि जितने भी केरल वासी हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, जो वापस से राज्य में आए हैं, उनका समग्र विकास करना है, उनको रिहैबिलिटेट करना है और राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा इस परियोजना का समन्वय किया जाएगा और इसके लिए जनता के विचार जो हैं और जो सुझाव हैं वो आमंत्रित किए गए हैं और जो स्टीयरिंग कमेटी है जिसको हेड करेंगे चीफ मिनिस्टर, वो फाइनल डिसीजन लेंगे कि कौन से आइडियाज को लेना है और कौन से को इम्प्लीमेंट करना है इस ड्रीम केरल परियोजना के तहत। बात करें हम केरल की तो भारत के उष्णकटिबंधीय मालाबार तट पर राज्य ये स्थित है। आप यहाँ देख सकते हैं केरला की लोकेशन। ये अपना बॉर्डर कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ शेयर करता है। इसके अंतरदेशीय पश्चिमी घाट चाय, कॉफी और मसाले की खेती के लिए जाने जाते हैं और केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो कई बार निकनेम पूछ लेते हैं स्टेट्स वगैरह का, तो जैसे जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं और केरला को इसी तरह से स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर मसाले की खेती काफी की जाती है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन है और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने ड्रीम केरल प्रोजेक्ट की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या है? विदेश से लौट रहे केरल वासियों का पुनर्वास, राज्य का समग्र विकास, ए और बी दोनों और कोई भी नहीं। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि इस योजना का उद्देश्य दोनों है, विदेश से लौट रहे केरला वासियों का पुनर्वास करना और दूसरा राज्य का समग्र विकास करना है। हम लोग अगली न्यूज देखते हैं। G4 फ्लू वायरस एक नई वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। हाल ही में चीन के वैज्ञानिकों ने उभरे इन्फ्लुएंजा वायरस के एक प्रकार की पहचान की है और ये चीनी सुअरों को संक्रमित कर रहा है और इनमें एक महामारी को ट्रिगर करने की क्षमता भी है। इस वायरस का नाम G4 दिया गया है। इसमें
स्वाइन फ्लू के वायरस के समान जीन है जो 2009 के फ्लू महामारी का कारण बना था। और हम जानते हैं कि चाइना में जो है लार्जेस्ट पॉपुलेशन है पिग्स का, लार्जेस्ट पॉपुलेशन पिग्स का कहाँ है? चाइना में है। और इस सिचुएशन में ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जैसे अभी एक महामारी जो हम सामने देख रहे हैं वो भी वहाँ से शुरू हुई थी, और अगर ये एक और महामारी है जो मतलब एक बीमारी है जो महामारी बन सकती है, तो ये एक डर है कि ये कहीं उसी की तरह ना फैल जाए। और इसमें जो है स्वाइन फ्लू की तरह जो है जीन है जो 2009 में महामारी का कारण बने थे। और साइंटिस्ट ने ये पाया गया है कि जो स्लॉटर हाउसेस हैं वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं उसमें इन्फेक्शन पाया गया है, तो इसीलिए भी ये और ज्यादा चिंता का विषय बन जाता है और भी ज्यादा। परंतु अभी ये स्पष्ट नहीं है कि ये नया वायरस जो है एक मानव से दूसरे में संचारित हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो ये देखना अभी बाकी है। लेकिन पोटेंशियल है इसमें वैश्विक महामारी बनने का, तो इसको जितनी जल्दी रोका जा सके, जितनी जल्दी इसकी पहचान की जा सकती है उतना अच्छा है। चलिए हम लोग इससे जुड़ा एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में चीनी सुअरों में किस इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान की गई है? G5 फ्लू वायरस, G4 फ्लू वायरस, G8 फ्लू वायरस और G7 फ्लू वायरस। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि G4 फ्लू वायरस। चलिए अगली न्यूज देखते हैं। केंद्र सरकार ने अगले 6 माह के लिए पूरे नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, यानी कि नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानने की बात यह है कि इसको जो ये मतलब केंद्र सरकार ने जो ये नागालैंड को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित किया है वो कौन से अधिनियम के तहत किया है? तो वो जो सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम है 1958 का, उसके अंतर्गत इसको किया गया है, जिसको आफ्स्पा के नाम से जानते हैं। बहुत ही फेमस एक्ट है ये, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, यानी कि सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम। तो इसके अंतर्गत इसके सेक्शन 3, जो इसका सेक्शन 3 है उसके अंतर्गत नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन डिक्लेयर करता है, सबसे पहले ये जानने की जरूरत है। तो डिस्टर्ब्ड एरिया कौन कौन डिक्लेयर कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, साथ ही गवर्नर कोई भी स्टेट के हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी क्षेत्र को। देखिए इसमें दो चीज है, या तो पूरे क्षेत्र को यानी कि कोई स्टेट या यूनियन टेरिटरी है उस पूरे के पूरे क्षेत्र को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है, या फिर कुछ हिस्से को उस क्षेत्र मतलब उस स्टेट के यूनियन टेरिटरी के कोई एक पर्टिकुलर हिस्से को भी डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर या यूनियन टेरिटरी के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो डिक्लेयर कर सकते हैं किसी भी एरिया को एज अ डिस्टर्ब्ड एरिया। और इस एक्ट को जो आफ्स्पा एक्ट है ये 1958 में लाया गया था, और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत होगा? फटाफट से सही आंसर कमेंट करके बताइए। कौन सी मिनिस्ट्री है, किसके अंतर्गत इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है? यस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इस एक्ट को जो है इम्प्लीमेंट किया जाता है, क्योंकि सुरक्षा से संबंधित है तो ऑटोमेटिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगा। और जो डिस्टर्ब्ड एरिया होता है इसको एटलीस्ट 3 महीने के लिए ये स्पेशल फोर्सेस के अंडर आ जाता है, और अब क्योंकि ये 6 महीने तक एक्सटेंड हो गया है तो ये 30 जून से विद इफेक्ट फ्रॉम 30 जून है, और ये 31 दिसंबर 2020 तक के लिए रहेगा अंडर आफ्स्पा एक्ट। इससे पहले 31 दिसंबर 2019 को भी सेम डिसीजन लिया गया था कि 6 महीने के लिए ये जो नागालैंड है इसको अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, तो इसकी अवधि 30 जून को समाप्त होनी थी, 30 जून 2020 को। अब फिर से केंद्र सरकार ने इसको बढ़ाकर जो है अगले 6 महीने तक के लिए यानी कि 31 दिसंबर 2020 तक के लिए लागू कर दिया गया है। और नागालैंड लगभग 6 दशकों से सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आफ्स्पा के दायरे में है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये जो आफ्स्पा है इसके अंतर्गत क्या क्या शक्ति दी जाती है सशस्त्र बल को। तो एक तो वो सर्च कर सकते हैं, बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, कहीं भी फायर आउट कर सकते हैं, ठीक है, शूटिंग का ऑर्डर होता है उनको, शूट एट साइट कर सकते हैं वो। तो ये कुछ विशेष जो है शक्तियां उनको मिलती हैं इस सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम आफ्स्पा के तहत। लेकिन इस जो ये अधिनियम है इसका बहुत ही ज़्यादा विरोध किया जाता है। सिविल सोसाइटी कहती है
कि इसका मिसयूज किया जाता है, इस एक्ट का, इसके अंतर्गत जो पावर दी जाती हैं सशस्त्र बल उसका मिसयूज करते हैं। जैसे कि कहीं पर भी सर्चेस करना, ठीक है, फेक एनकाउंटर्स यहाँ पर कुछ हो जाते हैं, साथ ही जो महिलाएं होती हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। तो सिविल सोसाइटी का मानना है कि या तो इस अधिनियम को खत्म कर दिया जाए, इसको स्क्रैप कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, या फिर इसमें इस तरह से चेंजेस किए जाए कि अगर कोई सशस्त्र बल के जो सैनिक हैं अगर वो कुछ मिसयूज करते हैं इस चीज का तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। तो इसको और मजबूत करने की आवश्यकता है। और अगर हम बात करें करेंटली के कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो आफ्स्पा के अंतर्गत हैं, तो असम, नागालैंड के अलावा असम और मणिपुर, साथ ही कुछ रीजन्स हैं पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश और जम्मू और कश्मीर। ये सभी रीजन्स जो हैं ये सब आफ्स्पा के अंतर्गत हैं एज पर जो डेटा आया था 2019 का, जनवरी 2019 का, उसके अंतर्गत ये सारे जो रीजन्स थे ये सभी आफ्स्पा के अंतर्गत थे। और जो गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है नागालैंड को इस आफ्स्पा एक्ट के अंतर्गत लाने का, तो उनका मानना है कि डिस्टर्ब एरिया इसलिए क्योंकि अभी भी यहाँ पर लोग लूटपाट कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, तो इसी के चलते उसको डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर किया गया है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा आफ्स्पा एक्ट क्या है और इसके अंतर्गत कैसे कैसी चीजें हैं। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आएंगे आफ्स्पा की, तो आप उसको अच्छे से देखिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। चलिए इससे जुड़ा पहले एक प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य में सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है? असम, बिहार, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। फटाफट से सही आंसर कमेंट कर दीजिए। कौन से राज्य में आफ्स्पा एक्ट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन सी सही आंसर है, यानी कि नागालैंड। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स डिटेल में पढ़ लिए हैं, साथ ही हमने इससे जुड़े जो भी अहम प्रश्न हैं वो भी देख लिए हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। कोई भी डाउट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिए। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपके लिए काफी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप जाकर ये जो करंट अफेयर्स है डिटेल में पढ़ सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही आप क्विजेज अटेम्प्ट कर सकते हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए जिसके लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। और यूं ही हमारे साथ जुड़े रहिए, रोजाना डेली करंट अफेयर्स फॉलो करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।